ठीक है, तो रिकॉर्ड चालू नहीं किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर हार्डनेस ऑफ सॉफ्टनिंग के बारे में, जिसकी डेफिनेशन होती है कि वाटर की हार्डनेस को रिड्यूस करना होता है या फिर रिमूवल करना होता है, इसको वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। इसके एडवांटेज में क्या क्या होता है कि सोप कंजम्पशन कम होता है, प्लम्बिंग फिक्स होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, टेस्ट ऑफ फूड प्रिपरेशन इंप्रूव होता है। दूसरा कॉज ऑफ जो हार्डनेस होता है वो किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं वो सोप के साथ रिएक्ट करते हैं और लेदर तक नहीं बनता। जब तक लेदर नहीं बनता तब तक ये साल्ट न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते हैं, ठीक है, तब तक लेदर नहीं बनता है। इसके इफेक्ट ऑफ सोप की बात करते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है तो सोप रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जिससे वाटर हार्डनेस माना जाता है। अब बात करते हैं इसके दो मेथड्स होते हैं हार्डनेस के। टेम्परेरी दो तरीके की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। अब इसके जो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के कैसे की जाती है, इसमें कार्बोनेट हार्डनेस होती है जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से। इसके रिमूवल के दो मेथड्स होते हैं, बॉइलिंग और एडिशन ऑफ द लाइम। सिंपल बॉइलिंग की बात की जाए तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट किया जाता है, उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होता है और CO2 लिबरेट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग के बारे में। तो मैग्नीशियम हार्डनेस रिमूव नहीं होती है क्योंकि MgCO3 वाटर में फेयरली सोल्यूबल होता है। रिमूवल बाई एडिशन ऑफ लाइम के बारे में बात करते हैं तो इसमें मैग्नीशियम जो कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को COH या लाइम के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, जो MgOH का प्रेसिपिटेशन और CaCO3 का भी प्रेसिपिटेशन होता है। जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करवाई जाती है लाइम के साथ में, तो इसमें हाइड्रोकार्बन कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, इसको CaOH के साथ दोबारा करने के बाद में CaCO3 का प्रेसिपिटेशन होता है। लाइम रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1 मोल ग्राम ऑफ MgCO3 इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड लाइम रिक्वायर्ड होता है। 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है 2 मोल हाइड्रेटेड लाइम लाइम रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द प्रेसिपिटेट्स रिमूव किए जाते हैं बाय सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन थ्रू द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूवल करने के लिए क्या करते जाते हैं, इसका नेचर ऑफ द परमानेंट हार्डनेस होता है वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड के नाइट्रेट्स होता है। अब बात करते हैं नॉट ड्रिंकिंग वाटर से हार्डनेस को कम्प्लीटली रिमूव करना नेसेसरी नहीं होता, थोड़ी हार्डनेस वाटर को पोर्टेबल बनाती है। उसके बाद बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिमूवल, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस, बेस एक्सचेंज और डीमिनरलाइजेशन। अब बात करते हैं इसमें से सबसे पहले लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में, जिसका यूज होता है कैल्शियम हार्डनेट के सभी फॉर्म रिमूव करने के लिए। उसके बाद प्रिंसिपल की बात करें तो लाइम ऐड किया जाता है इसके अंदर और मैग्नीशियम हार्डनेस को कैल्शियम हार्डनेस के साथ में कन्वर्ट किया करते हैं और सोडा एस ऐड किया जाता है, जिससे कैल्शियम हार्डनेस को इनसोल्यूबल CaCO3 में कन्वर्ट किया जाता है। कार्बोनेट हार्डनेस की रिएक्शन की बात करें तो ये CO कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट होने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होता है प्लस 2H2 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बचते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी COCH के साथ में रिएक्शन करवाने के बाद में MgOH का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। इसके अंदर भी फिर ये MgOH को लाइम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो इन दोनों का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की बात करें, जैसे मैग्नीशियम साल्ट होता है, मैग्नीशियम साल्ट MgClSO4NO3 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो MgOH या कैल्शियम का MgOH का प्रेसिपिटेशन होता है। अब वैसे कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम साल्ट्स की भी रिएक्शन करवाने पर कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होता है। CaSO4 के साथ भी Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद में CaCO3 का प्रेसिपिटेशन होता है, Na2SO4 बचती है। उसके बाद में बात करते हैं CaNO3 के लिए, तो इसके प्रेसिपिटेशन में CaCO3 प्रेसिपिटेशन हो जाता है। जो इसका एंड रिएक्शन जो होती है वो CO2 प्लस CaOH होता है, जिसके CaCO3 प्रेसिपिटेशन होता है। अब बोलते हैं रोल ऑफ लाइम। मैग्नीशियम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैल्शियम हार्डनेस में कन्वर्ट करता है, जो CO2 रिमूव करता है और एक्सेस CO2 होने पर लाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है। CO2 कंडीशन की बात करें, अगर CO2 जो है वो 10 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो लाइम ऐड करने से पहले एरिएशन से CO2 को रिमूव किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं ऑप्टिमम pH कंडीशन के बारे में, तो CaCO3 प्रेसिपिटेशन होता है, जिसमें pH होता है आपका 9 से लेकर 9.5 के बीच में। जो MgO3 का प्रेसिपिटेशन जो होता है उसमें pH होता है 11। नॉर्मली वाटर का pH कम होता है, एक्सेस लाइम से pH रेज किया जाता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द केमिकल प्रेसिपिटेशन। तो क्या लिमिटेशंस होती है केमिकल प्रेसिपिटेशंस की, इसमें कंप्लीट हार्डनेस रिमूवल पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मली रिमेनिंग हार्डनेस जो होती है 40 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 और MgCO3 MgOH2 के बाद में होता है। ये पाइप के अंदर डिपॉजिट से बन सकती है। अब बात करते हैं रिकार्बोनाइजेशन। रिकार्बोनेशन का पर्पज़ क्या होता है, एक्सेस ऑफ CaCO3 और MgO3 को सोल्यूबल बनाना होता है।
अब बात करते हैं भाई COCO3 से COCO3 CO2 प्लस H2 के साथ मिलकर CaHCO3 बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 से इसको कंबाइन करके MgCO3 बनता है और MgCO3 से CO2 के बाद में करने के बाद में MgHCO3 ये बनता है। अब बात करते हैं भाई एसिड के बारे में। तो भाई एसिड से ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, H2SO4 के साथ COCO3 को कंबाइन किया जाता है, उससे ये प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है वो? CaHCO3 प्रोडक्ट बनता है। अब बात करते हैं हाई पीएच को स्टेबलाइजेशन से पहले कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी प्रोसेस फ्लो क्या होता है कि मिक्सिंग होता है, फ्लोकुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, AlOH3 CaCO3 MgO3 का प्रेसिपिटेशन होता है, जिसे रिकार्बोनेशन या रैपिड सैंड फिल्टर या सॉफ्टेंड वाटर, ये प्रोसेस इसके अंदर होती हैं। अब बात करते हैं एडिशनल पॉइंट्स के बारे में। इसके अंदर जो एडिशनल पॉइंट्स क्या होते हैं कि लाइम प्लस सोडा जो होता है, लाइम सोडा एलम का यूज़ करने पर कोगुलेंट क्वांटिटी कम लगती है, तो एल्कनी इंक्रीज होने पर पाइप कोरेजन कम होता है और हाईली कॉस्टिक होने से बैक्टीरिया किलिंग में हेल्प होती हैं, और Fe और Mn पार्शली रिमूव होते हैं, स्लज क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं और 1 मिलीग्राम ऑफ सी हार्डनेस एज CaCO3 होता है कि इक्वलेंट होता है 1 मिलीग्राम स्लज से CaCO3 को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट चलते हैं लाइम सोडा एडिशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एडिशन पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसमें स्लज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसमें Mg हार्डनेस रिमूवल होती हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर Mg हार्डनेस एज CaCO3 का जो प्रोड्यूस करती हैं वो करती है 58 मिलीग्राम MgOH, उसके बाद में प्लस 1 मिलीग्राम लीटर एज CaCO3 होती है। कैल्शियम हार्डनेस रिमूवल की बात करें इसके अंदर तो ये भी 1 मिलीग्राम कैल्शियम हार्डनेस जो है CaCO3 के प्रोड्यूस करने पर 1 मिलीग्राम स्लज एज CaCO3 प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं कंबाइंड प्रोसेस। जब बेन कोगुलेशन प्लस लाइम सोडा कंबाइंड होती है तो एडिशनल स्लज सॉलिड प्रोड्यूस होता है। जो स्लज क्वांटिटी की बात करें जो कोरस्पॉन्ड टू द मेटेलिक कोगुलेंट या प्रेसिपिटेट सॉलिड इसके अंदर से रिमूव होता है। अब बात करते हैं ड्राई स्लज के बारे में। ये प्रोड्यूस करता है स्लज मिलीग्राम पर लीटर में जो कैल्शियम रिमूव्ड प्लस 0.58 इंटू Mg रिमूव्ड प्लस लाइम सोडा, ये स्लज रिमूव का इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर के बारे में। जो लाइम सोडा प्रोसेस होती है उसमें रिड्यूस टोटल डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, ठीक है, ऑफ ट्रीटेड वाटर का। लाइम सोडा प्रोसेस रिड्यूस टोटल डिजॉल्व सॉलिड ऑफ ट्रीटेड वाटर से होती है। अब बात करते हैं हार्डनेस लेवल की बात करते हैं तो 50 से 200 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस होती है। कैन बी लिफ्ट फॉर कंज्यूमर के लिए हार्डनेस ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम रिक्वायर्ड वाटर सॉफ्टनिंग के लिए होती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस की बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर डिस्पोजल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। स्लज डिस्पोजल की मेथड बताते हैं तो डायरेक्ट डिस्पोजल की बात करते तो बेड स्लज टू रनिंग वाटर कोर्स और सी के अंदर होता है। ड्राइंग इन ओपन लगून के बारे में बात करते हैं, कैरी अवे ड्राइड मटेरियल टू द टिप और जैसे एग्जाम क्वेरीज में होती है। मैकेनिकल ड्राइंग की बात करते हैं एफिशिएंट ड्राइंग ऑफ स्लज होती है। जो स्लज जो होती है वो सोल्ड एज ए फर्टिलाइजर होती है और यूज एज ए इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में। जो कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस होती है इसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि इस प्रोसेस में वाटर के आयन को इनसोल्युबल एक्सचेंज मटेरियल के आयन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? एक्सचेंज मटेरियल की बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो यूज होता है इसके अंदर ये जोलाइट होती है। ये कॉम्प्लेक्स सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। इसका फॉर्म होता है नेचुरल जोलाइट जो होते हैं ग्रीन सैंड के होते हैं, और सिंथेटिक जोलाइट होता है वो मेड फ्रॉम द सल्फोनेटेड कोल से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिंथेटिक सल्फोनेटेड कोल से। एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हार्ड वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हार्ड वाटर पास किए जाते हैं जिससे नेचुरल जियोलाइट बेड से, ठीक है, हार्ड वाटर पासेस किए जाते हैं नेचुरल जियोलाइट बेड से। आयन एक्सचेंज रिएक्शन की बात करते तो कैल्शियम हार्डनेस जो होती है वो Na2Z के साथ करके ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं जिससे CaZ+2Na। मैग्नीशियम हार्डनेस के अंदर सेम वैसे ही होता है। रिजल्ट की बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम से रिप्लेस हो जाते हैं और कंप्लीट हार्डनेस रिमूवल हो जाती है। अब बात करते हैं एग्जॉस्टेड ऑफ जियोलाइट के बारे में, जब एक्सचेंज कैपेसिटी डिप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं रीजनरेशन रिक्वायर्ड के बारे में। तो रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट सॉल्यूशन हाई कंसनट्रेशन NaCl सॉल्यूशन होता है जिसमें जो रिएक्शन होती है वो CaZ+2NaCl होता है, जिसमें Na2+CaCl2 होता है, और जो MgZ+2NaCl होता है वो Na2Z+MgCl होता है, जिसका रिजल्ट की बात करें जियोलाइट रीजनरेटेड हो जाता है इसके अंदर। अब बात करते हैं, पैरों में सर्दी लग रही है।
एप्लीकेशंस ऑफ आयन एक्सचेंज की बात करते हैं तो सिर्फ वाटर सॉफ्टनिंग तक ही लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि अदर आयन्स रिमूवल भी होते हैं, जैसे अमोनिया नाइट्राइड, फ्लोराइड्स, और मेनली जो इसका यूज होता है वो होता है इंडस्ट्रियल सप्लाई ट्रीटमेंट के अंदर। अब प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं, जियोलाइट आजकल आयन एक्सचेंज रेजिन से सुपरसीडेड हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द जियोलाइट प्रोसेस के बारे में। तो जीरो हार्डनेस रिजल्ट देता है, स्लज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। इसके एडवांटेज की बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस जैसा इनकंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। इनक्रस्टेशन प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। वाटर में जो NaHCO3 रह जाते हैं वो बॉयलर फीड में वाटर में फॉर्मिंग कोच करता है। उसके बाद में बात करते हैं लिमिटेशन की बात करते हैं, टर्बिड वाटर के लिए सूटेबल नहीं है। आयरन और मैग्नीज वाले वाटर के लिए कॉस्टली होता है, क्योंकि Fe और Mn जियोलाइट रेगुलेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फेलियर ऑफ जियोलाइट के बारे में। तो अगर वाटर में आयरन प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम प्रेजेंट हो तो जियोलाइट वेस्टेड हो जाता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ द सोडालाइट एंड जियोलाइट प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले साइज ऑफ प्लांट की बात करते हैं। तो साइज ऑफ प्लांट में क्या होता है कि जो लाइम सोडा प्रोसेस होती है प्लांट में बल्कि और लार्ज होते हैं, और जियोलाइट प्रोसेस के अंदर जो प्लांट कॉम्पैक्टेड और स्मॉल होता है। स्किल्ड सुपरविजन की बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर केयरफुल और स्किल्ड सुपरविजन रिक्वायर्ड होते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए, जबकि जियोलाइट के अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, ऑपरेट करना ईजी होता है। स्लज ट्रैवल की बात करते हैं तो लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज फॉर्म होता है और डिस्पोजल के लिए ये प्रॉब्लम होती है, जबकि स्लज प्रोसेस के अंदर स्लज फॉर्मेशन नहीं होता है और डिस्पोजल प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होती है। जिसमें क्या होता है पोस्ट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो लाइम सोडा जो प्रोसेस होती है रिकार्बोनेशन मैंडेटरी होता है इसके अंदर। सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की बात, अगर कार्बोनेशन ना हो तो डिस्ट्रक्शन पाइप के अंदर इनकंस्ट्रक्शन हो सकता है। जियोलाइट प्रोसेस की बात करें तो कोई भी पोस्ट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं रिजल्ट ऑब्टेन्ड के बारे में। तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड क्या होता है कि लाइम सोडा प्रोसेस होती है, इसमें हार्डनेस कम से कम 50 मिलीग्राम लीटर तक आती है, इसलिए मेनली पब्लिक सप्लाई के लिए यूज़फुल होती है। उसके बाद बात करते हैं जियोलाइट प्रोसेस की। इसमें जीरो हार्डनेस वाटर मिलता है, इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए भी ये यूज़फुल होता है। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ कलर आयरन और मैग्नीज के बारे में। जब लाइम सोडा प्रोसेस होती है आयरन और मैग्नीज का कलर जो होता है वो सिर्फ वेरी स्मॉल कंटेस्ट तक ही रिमूव होता है। उसके बाद बात करते हैं जियोलाइट प्रोसेस की। आयरन और मैग्नीज का कलर रिमूव होता है किससे? जियोलाइट प्रोसेस से, पर ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है इसका, क्योंकि एग्जॉस्टेड Fe और Mn जियोलाइट को रेगुलेट नहीं होने देते। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया कि लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर इंक्रीज कॉस्टिसिटी होती है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए हेल्प करती है। जब एल्कलिनिटी कितनी हो जाती है 220 से लेकर 50 ml के बीच में, 4 से 5 आवर्स तक इसको मेंटेन रखते हैं। जियोलाइट प्रोसेस में कोई बैक्टीरिया किलिंग एडवांटेज नहीं होता है। पीएच ऑफ ट्रीट वाटर की बात करें तो लाइम सोडा जो होते हैं वाटर को पीएच इंक्रीज होता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में कोरोजन कम होता है। जियोलाइट प्रोसेस के अंदर वाटर का जो पीएच इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद करते हैं केयर एंड हैंडलिंग मटेरियल। लाइम सोडा जो प्रोसेस होती है केयरफुली हैंडलिंग रिक्वायर्ड होती है। लाइम और सोडा कोरोसिव नहीं होते हैं। जियोलाइट प्रोसेस की बात करें तो ब्राइन सॉल्यूशन हैंडल करने के लिए करनी पड़ती है और ज़्यादा केयर रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। लाइम सोडा प्रोसेस जो होती है इकोनॉमिक प्रोसेस होती है, नॉर्मली वाटर ट्रीटी के साथ ईजिली कंबाइंड हो सकती है और स्लाइटली एक्स्ट्रा कॉस्ट साथ में होती है। अब बात करते हैं जियोलाइट प्रोसेस कॉस्टली होता है। हार्डनेस विच कैन बी ट्रीटेड। लाइम सोडा प्रोसेस की बात करें तो एक्सेसिवली हार्ड वाटर ट्रीट हो सकती है, जो स्पेशली मैग्नीशियम हार्डनेस वाले। जियोलाइट प्रोसेस की बात करते हैं तो रॉ वाटर जिसमें हार्डनेस 800 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो तो इजीली इकोनॉमिकल ट्रीट नहीं होती हैं। अब बात करते हैं अलाउबल टर्बिडिटी इन रॉ वाटर के अंदर। लाइम सोडा प्रोसेस जो होती हैं वो हाईली टर्बिड और एसिडिक वाटर से भी ट्रीट हो सकती है। जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है कि हाईली टर्बिड वाटर ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी या जियोलाइट पार्टिकल के अराउंड डिपॉजिट हो जाती है, जो वर्किंग इसकी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर किसका बेसिक मीनिंग क्या होता है कि डीमिनरलाइजेशन का मतलब होता है वाटर से सारे मिनरल्स को रिमूव करना। मिनरल कंटेंट से किसी भी डिज़ायर्ड तक एक्सटेंट तक रिड्यूस या कंप्लीट रिमूव किया जा सकता है। इसके अदर नेम की बात करें तो डीमिनरलाइजेशन वाटर के अंदर डीआयनाइज वाटर होता है। क्वान्टिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर जैसा प्योर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए होते हैं, जो बहुत सूटेबल होता है, स्पेशली हाई वाटर प्रेशर बॉयलर की तरह। प्रिंसिपल प्रोसेस समझते हैं इसके तो कंप्लीट रिमूवल होता है 2 स्टेप्स के अंदर। पहले स्टेप में कैटायन एक्सचेंज होते हैं जिसे H2R बोला जाता है, दूसरे में एनायन रेजिन एक्सचेंज होते हैं। फर्स्ट स्टेज कैटायन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि जो रेजिन यूज्ड होती है ये
कैटायन एक्सचेंज रेजिन H2R होती हैं। और कैल्शियम साल्ट रिएक्शन की बात करें तो इसमें CaHCO3 प्लस H2R मिलकर CaR पर 2H2O या 2CO3 बनाता है, वैसे इसके अंदर होता है। मैग्नीशियम साल्ट की रिएक्शन भी सेम वैसे ही होती हैं जैसे कैल्शियम साल्ट की रिएक्शन होती हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट ऑफ स्टेज 1। कैल्शियम और मैग्नीशियम रेजिन पर होल्ड हो जाते हैं जो वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड बनते हैं। सेकंड स्टेज की बात करते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन के बारे में। तो रेजिन यूज होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन ROH के लिए। जो रिएक्शन होती है इसकी वो इस तरीके से होती है, जैसे ROH प्लस HCl या RCI, ये कैटायन आयन की रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेज में होता है कि एनायन रिमूव हो जाते हैं और प्योर वाटर मिलता है। रीजनरेशन ऑफ रेजिन्स के बारे में बात करते हैं तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन रीजनरेशन एग्जॉस्टेड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म में होते हैं, जो रीजनरेशन बाय द ट्रीटिंग विद HCl होता है। एनायन एक्सचेंज रेजिन की रीजनरेशन के बारे में बात करते हैं, ये जनरेटेड बाय द ट्रीटिंग विद द सोडा ऐश होता है। जो सोडा ऐश रिएक्शन होते हैं वो 2RCl या NO2CO3 के लिए होता है। 2ROH या 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2 होता है। फाइनल आउटकम की बात करें इसके अंदर तो मिनरल कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, हार्डली प्योर वाटर सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। अब बात करते हैं माइनर ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो माइनर ट्रीटमेंट्स विद एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, इससे नेचुरल जो होता है एक्टिवेटेड कार्बन होता है, स्पेशली ट्रीटेड विद कार्बन होते हैं। एब्जॉर्प्शन और अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। इसका फंक्शन जो होता है किसका, एक्टिवेटेड कार्बन का, ये टेस्ट रिमूव करता है, कलर रिमूव करता है, ऑर्डर रिमूव करता है और फिनोल टाइप की इम्प्योरिटी को भी रिमूव करता है और ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करता है और क्लोरीन डिमांड रिड्यूस करता है। इस फॉर्म ऑफ यूज़ की बात करते हैं तो मोस्टली पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ होता है, ऐड किए जाते हैं जो कोगुलेशन से पहले या कोगुलेशन के बाद, बट फिल्ट्रेशन से पहले यूज़ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्लिट मेथड की। एक पार्ट मिक्सिंग टैंक में, रिमेनिंग पार्ट फिल्टर से पहले मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, इसकी डोज जो होती है 5 से लेके 20 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में होती है एक्टिवेटेड कार्बन की। ये एडिशन बेनिफिट की बात करते हैं तो कोगुलेशन में हेल्प करता है। आयरन मैग्नीशियम फिनोल के एक्सेस क्लोरीन से H2S से टेस्ट ऑर्डर या रिमूव करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी। ओवरडोज हार्मफुल नहीं होती है इसकी। ट्रीटमेंट विद कॉपर सल्फेट CuSO पर 7H2 की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पर्पज होता है वो कलर रिमूव करता है। ठीक है, क्या, कॉपर सल्फेट कलर रिमूव करता है और टेस्ट रिमूव करता है और ऑर्डर रिमूव करता है। अब मेन एडवांटेज की बात करते हैं तो ओमन रिजर्वायर और लेक में ऐड किया जाता है। एल्गी कंट्रोल की बात करते हैं तो रिजर्वायर में ऐड करने पर एल्गी को किल करता है या उनकी ग्रोथ को चेक करता है। अब बात करता है एप्लीकेशन पॉइंट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में एंट्री से पहले जो डोज होती है वो 0.5 से लेकर 0.75 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अब ट्रीटमेंट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, इनका जो पर्पज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर को रिमूव करता है, ऑर्डर और टेस्ट को रिमूव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज होते हैं वो होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन और ओजोन। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनकी जो डोज होती है KMnO4 की 0.05 से लेके 0.01 मिलीग्राम तक होती है। अब रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज की बात की जाए तो विदाउट ऑर्गेनिक मैटर और इन कम्बशन विद द ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो इनकी फॉर्म ऑफ प्रेजेंस में जो होते हैं। अब बात करते हैं विदाउट ऑर्गेनिक मैटर, तो सिंपल एरिएशन, सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन से हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं विद ऑर्गेनिक मैटर में, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं लाइम, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट के, और वाटर को थ्रोली एजिटेट किया जाता है, फिर सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है और फाइनली फिल्टर यूनिट में। फ्लोराइडेशन, एडिशन ऑफ फ्लोरीन की बात करें तो इसमें जो एजेंट्स होते हैं वो NaF सोडियम फ्लोराइड या सोडियम सिलिको फ्लोराइड होता है या हाइड्रोसिलिका एसिड होता है, हाइड्रोसिलिका एसिड होता है। अब बात करते हैं डिफ्लोराइडाइजेशन की, रिमूवल ऑफ द फ्लोरीन। इसके मेथड्स होते हैं एडजॉर्प्शन बाय द एक्टिवेटेड एलुमिना, ठीक है, जिसको प्रशांति टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये नालगोंडा टेक्निक भी इसमें यूज होती है। आयरन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन मेथड भी इसमें यूज होता है, किसके अंदर, फ्लोराइडेशन के अंदर। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस भी इसके अंदर यूज होती है। अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन बाय द एक्टिवेटेड कार्बन, जिसकी पहली प्रोसेस में रो वाटर पास किया जाता है इनसेबल ग्रेनुलर बेड के अंदर, और जो मीडिया होता है इसमें एक्टिवेटेड एलुमिना का होता है, बोन चार होता है, एक्टिवेट कार्बन होता है, सर्पेंटाइन्स होता है, एक्टिवेटेड बॉक्साइड्स होता है। ये फ्लोराइड एब्जॉर्ब होता है, जो एक्टिवेटेड एलुमिना NaOH सॉल्यूशन से रेजुवेनेटेड होते हैं। उसके बाद जो बेस्ट कंडीशन बात करते हैं, स्लाइटली जो एसिड होता है 5 से 7% होता है। अब बात करते हैं नालकोंडा टेक्निक, जो मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, मेनली रूरल एरियाज़ में यूज़ होती है। एलुमिनियम सल्ट से यूज़ होता है और रो वाटर में मिक्स किया जाता है, जैसे लाइम CaO एंड सोडियम कार्बोनेट। अब बात करते हैं एलम सॉल्यूशन ऐड किया जाता है 10 मिनट स्लोली स्टीयरिंग के लिए, और 1 आवर सेडिमेंटेशन के बाद में ब्लीचिंग पाउडर ऐड होता है, स्लज डिस्कार्ड कर दिया जाता है और क्लियर सुपरनेटेड वाटर को यूज़ के लिए लिया जाता है। अब बात करते हैं आयन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन मेथड के अंदर, जिसमें हार्डनेस रिमूव जैसी प्रोसेस होती हैं और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंज होते हैं। जो क्लोरीन
फॉर्म में यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं रिवर ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है जो वाटर पास होता है, और साल्ट इंक्लूड फ्लोराइड्स होता है जो फ्लो ब्लॉक हो जाते हैं। अब बात करते हैं डिसलाइनेशन के बारे में, जिसका मीनिंग होता है वाटर से डिजोल्व साल्ट को रिमूव करना। इसका जो मेन मेथड्स होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसके बाद बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, जो प्रोसेस होती है इसको वाटर को पास किया जाता है सेमी परमिएबल मेम्बर से, जिसका फंक्शन होता है साल्ट को ब्लॉक करता है और क्लीन वाटर को अलाउ करता है। यूज़ की बात करें डिसलाइजेशन के लिए, तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है वाटर टैंक के थ्रू, और आयरन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यूज होती हैं, और डिजोल्व साल्ट सेपरेट हो जाता है। रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक मेटल, ये कैसे रिमूव किया जाता है? इस मेथड से कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है। इसको टॉक्सिक मेटल्स को रिमूव करने के लिए केमिकल एडिशन किया जाता है, कोगुलेंट ऐड किए जाते हैं, और फिर पीएच मेंटेन किया जाता है। मैकेनिज्म रहते हैं टॉक्सिक मेटल जो होते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, और प्रेसिपिटेट सेडिमेंटेशन में सेटल हो जाते हैं। फिर फाइनल रिमूवल होता है, सेटल सॉलिड को सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है। अब बात करते हैं डिफ्लोराइडेशन टेक्निक्स। एक्टिवेटेड एलुमिना या प्रशांति टेक्नोलॉजी से कैसे डेवलपर सत्या साई यूनिवर्सिटी हायर लर्निंग में प्रोसेस होती है। इसमें रो वाटर एक्टिवेटेड एलुमिना से पास करवाया जाता है और फ्लोराइड ऑब्जर्व होता है। एडवांटेज बात करते हैं, ये लो स्लज फॉर्मेशन होता है कम्युनिटी और हाउस होल्ड लेवल पर। इसका डिसएडवांटेज बात करें तो कॉस्ट विलेज के लिए हाई होता है, और रीजनरेशन में एक्टिवेटेड एलुमिना पोजेज प्रॉब्लम होती है। आयन एक्सचेंजेज एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये रेजिन फ्लोराइड ऑब्जॉर्व करते हैं, जिसकी कैपेसिटी 500 से लेकर 5000 के बीच में होती है लीटर पर आवर। एडवांटेज की बात करें तो लो स्लज फॉर्मेशन होता है हाउस होल्ड और कम्युनिटी के लिए। एडवांटेज बात करें तो रेजिन रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होती है, रिजनरेशन में साल्ट होता है, पूर आफ्टर सेल सर्विस इन विलेज होती है। अब बात करते हैं नालगोंडा टेक्निक के बारे में। इसको डेवलप किया था नीर या नागपुर 1975 के अंदर, जो एलम प्लस एलुमिना को ऐड किया जाता है इसके अंदर, और फ्लोराइड एलम से एब्जॉर्ब किया जाता है। फ्लो फॉर्म होते हैं सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन से। एडवांटेज समझते हैं कम्युनिटी और हाउस होल्ड लेवल पर हाई फ्लोराइड रिमूवल एफिशिएंसी होती है। उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्लज डिस्पोजल प्रॉब्लम होती है, और एलम डोजेज कैलकुलेट क्रिटिकली होती है। अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो प्रोसेस जो होती है इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की होती है, और क्या होती है फ्लोराइड फ्लो ब्लॉक करता है। एडवांटेज की बात करें इसके अंदर तो हाईली फ्लोराइड रिमूवल होता है, और डिफरेंट मेम्ब्रेन अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज की। कॉस्ट इनिशियल फॉर द विलेज होती है, और आफ्टर सेल सर्विस होती है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन के बारे में। तो सेटलिंग जो वेलोसिटी होती है इसकी, वो क्या होती है? अब ये थोड़ा सा शांति से पढ़ लेते हैं। इसकी वीडियो अलग ही बना लेते हैं। कितने 2, ये अलग वीडियो रखते हैं इसकी, ठीक है।